मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़े थे उन पर न्यूमेरिकल चल रहे हैं और हमारा जो आखिरी टॉपिक था जो हमने पढ़ा था वो था एलसी ओसिलेशन और एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर, और हमने एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी बात की थी। तो रेजोनेंस तक हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं और अब हमारे न्यूमेरिकल जो बचे हैं वो बचे हैं बेटा, एक तो एलसी ओसिलेशन के ऊपर और एक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर और कैपेसिटर। तो हमने पीछे पढ़ाया था तुम्हें कि एक इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, और एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, या जिसे हम क्यू स्क्वायर बाय सी वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इन्हीं से मैंने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी दोनों निकाले थे। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास आया था वो आया था यूएम बराबर हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी या जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ये हमने इनको डैश से रिप्रेजेंट किया है। UM represent the magnetic energy stored in inductor which is equal to half Li square, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी या जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय UM डैश, दैट इज हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हमने बताया था तुम्हें एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर और कैपेसिटर और उनकी एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे इनका डेरिवेशन भी पूछ सकता है, इन दोनों के ऊपर एक रिलेशनशिप पूछ सकता है कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन ये है कि जो एनर्जी डेंसिटीज हैं वो फील्ड पर डिपेंड कर रही हैं। किस पर डिपेंड कर रही हैं? फील्ड पर। अगर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो ही एनर्जी डेंसिटी डिपेंडेबल है। समझ में आई बात? दूसरी चीज, एक तो यहां से ये क्वेश्चन बनता था, और एक एलसी ओसिलेशन के अंदर, एलसी ओसिलेशन की मैंने थ्योरी समझाई थी। एलसी ओसिलेशन को 3 हिस्सों में समझाया गया था तुम्हें। पहला हिस्सा एलसी ओसिलेशन की थ्योरी है बेटा, कि कैसे इंडक्टर और कैपेसिटर के टैंक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपस में सर्कुलेट करती रहती है, किस तरह से ओसिलेट करती रहती है, उसी को एलसी ओसिलेशन बोला गया था। तो पहला पार्ट तो वो हो गया। दूसरा पार्ट उसका जो है उसमें हमने आपको ग्राफ बताया था और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन समझाया था। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं। क्या था नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? ये, जिसमें मैंने ये प्रूव किया था कि एक टैंक सर्किट के अंदर करंट और चार्ज दोनों एसएचएम के अंदर मूव करते हैं। एसएचएम इक्वेशन भी हमने प्रूव की थी। उसका तीसरा हिस्सा जो एलसी ओसिलेशन का था, जिसमें मैंने टोटल एनर्जी निकाली थी। इन तीनों हिस्सों से क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे एनर्जी स्टोर पूछ ले कि भाई एक एलसी ओसिलेशन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, टोटल एनर्जी स्टोर बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, एलसी ओसिलेशन में जो एनर्जी ओसिलेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और यही फॉर्मूले इन न्यूमेरिकल्स में लगते हैं। तो पहली बात तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होगी कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो एलसी ओसिलेशन में एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये था नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, और दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है वो फॉर्मूला था बेटा किसके अक्रॉस? हमारे पास टोटल एनर्जी के अक्रॉस। और टोटल एनर्जी का आंसर आया था हमारे पास हाफ ऑफ क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन में सी। Q naught represent the peak charge stored in the capacitor in during the in LC oscillation। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दी। इसके बाद अब इन्हीं टॉपिक के ऊपर हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल उठाए हैं। इन पर जो न्यूमेरिकल है वो कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा आता है, और जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं इनमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कंपटीशन में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला था कि अल्टरनेटिंग करंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AIEEE या JEE के रिगार्डिंग, तो ध्यान दो थोड़ा सा। तो एक EMF है हमारे पास, E बराबर 100 sin 314t इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्योर कैपेसिटर। यहाँ किसकी बात हो रही है? कैपेसिटर की बात हो रही है। तो कैपेसिटर को उठा लेते हैं।
तो ये फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए वो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, सारे न्यूमेरिकल 1 मिनट में निकल के आ जाएंगे। देखो जरा, तो एक ईएमएफ है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई, लिख लो। जो गिवन है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो गिवन क्या है भाई, ई बराबर 100 साइन 314t, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद गिवन है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 637 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पावर, हमें इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करनी है। 10th क्लास में पढ़ा था पावर का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस पावर होती है V इंटू आई। क्या होती है, V इंटू आई। अब भाई इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। V की जगह यहाँ क्या लिख दें, E लिख दूं मैं, क्योंकि जो ईएमएफ हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये है, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जा रहा है वो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E। मुझे ये इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करनी है कि इंस्टेंटेनियस पावर होगी कितनी, दैट इज द फॉर्मूला E इंटू आई। अब भाई E तो गिवन है, ये राजी E, लेकिन I नहीं गिवन है और दे रखा है हमें कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का पहले तो हमें करंट निकालना है, देन वी गेट द इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है ना वो इसी फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट मान लो, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मान लो, जब भी वो इस तरह की बात करता है, आपसे वैल्यू निकलवाना चाहता है, तो इसका मतलब वो आपको इस तरह की इक्वेशन में आंसर मांग रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर हम निकालना चाहते हैं, इसके लिए मुझे करंट चाहिए। तो कैपेसिटर की बात हो रही है यहाँ, तो करंट का हमें पता है कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री फेज से आगे चलता है। तो भाई करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, I बराबर आई नॉट साइन 314 प्लस π/2, सॉरी 314t प्लस π/2, यही बनेगी। क्योंकि करंट है वो कैपेसिटर में 90 डिग्री आगे चलता है और इस कैपेसिटर को मैं इतना ईएमएफ दे रहा हूं, तो करंट की इक्वेशन ये होगी। तो I बराबर आई नोट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ई नोट अपॉन में एक्सी साइन में, अब इसको चाहे मैं 314t प्लस π/2 करूं या π/2 प्लस 314 करूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कोस 314t। क्या लिख सकते हैं, कोस 314t, ये मैंने यहां लिख दिया। अब एक्सी का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं और ई नोट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ई नोट कितना दे रखा है भाई, ये रहा ई नोट दे रखा है 100। एक्सी का मतलब 1/ओमेगा c, ओमेगा की वैल्यू कितनी है इस न्यूमेरिकल में, 314। ओमेगा 3, देखो इक्वेशन में आपको पता रखा है मैंने कि ये होती है पीक वैल्यू, ये होती है टी के साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओमेगा। तो ओमेगा और सी दोनों, एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा c, तो ओमेगा c कहाँ चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ई नोट ओमेगा सी कोस 314t। ये पता लगा, एक्सी को मैंने 1/ओमेगा c लिखा था, ओमेगा c ऊपर चला गया, तो ये आई की वैल्यू बन गई हमारे पास। ई नोट की वैल्यू 100, ओमेगा की वैल्यू 314 और सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी ये रहा, सी कितना है 637 गुणा 10⁻⁻6 और आगे आ गया बेटा कोस 314t। ये आ गया कोस 314t। इसको सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आई हमारे पास आएगा ये 20 कोस ओमेगा टी। ये आ गया भाई आपका करंट, ये आपका करंट आया है बेटा जो हमने यहाँ निकाला, दिख रहा है सभी को। ये आपका करंट है जो यहाँ पर निकल के आया है इस कैपेसिटर के अंदर। और अब ये करंट की वैल्यू हम इस I और E के लिए रखेंगे, क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। तो देखो क्या करने है, करंट आ गया, E की वैल्यू किसके बराबर है, ये रही जी E की वैल्यू, उठाकर यहाँ रखो। तो E की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 100 साइन 314t मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 20 कोस 314t, ये लिख दिया जी। अब यहाँ एक तो साइन थीटा है और एक है कोस थीटा और साथ में 20 है और 100 है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
ये जो 2 के साथ 0 है तो मैंने 1000 बना दिया, क्योंकि 2000 हो जाएगा। तो 2000 को ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई तो नहीं है ना। 2 साइन 314t और कोस 314t, मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। मैं दरअसल यहाँ एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो कि होता है साइन 2 थीटा के बराबर। वो फॉर्मूला मुझे यहाँ बनाना है। उसके लिए मैंने क्या किया कि ई की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। इसको सॉल्व करेंगे तो इस फैक्टर को तो 20 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1000, और ये फॉर्मूला क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। थीटा की वैल्यू ये रही 314t। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको साइन 314 को लिख सकते हैं 628। दिस इज द रिक्वायर्ड इंस्टेंटेनियस पावर। ये आपकी रिक्वायर्ड इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे जेई के एग्जाम में या ट्रिपल के एग्जाम में कंपटीशन लेवल पर ज़्यादा पूछता है। बोर्ड में बाय चांस क्वेश्चन आ सकता है, और आता है कभी कभी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक पर दिए हुए हैं। तो आपको इसको लूज नहीं छोड़ना है कि हाँ जी यहाँ से तो कभी आता ही नहीं है या बहुत कम आता है, ऐसा नहीं मान के चलना है। आपने इस चीज़ को पढ़ना ही है पढ़ना, ठीक है। देखो अब इसके बाद इसने एक चीज़ तो हमसे पूछी थी, वो हमने निकाल दी, इंस्टेंटेनियस पावर, जो कि ये आ गई। अब इसने कहा कि भाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर बताओ। तो भाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे? तो भाई ये आ गई अपनी इंस्टेंटेनियस पावर और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। किसकी बात हो रही है? कैपेसिटर की बात हो रही है ना। प्योर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ CV², लेकिन यहाँ V की जगह किसने ले ली है? E। तो ये फॉर्मूला बन गया हाफ CE²। लेकिन इसमें कौन सी एनर्जी पूछी बेटा? मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब गिवन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। इसका मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम यहाँ क्या कर दूं मैं? CE0 का स्क्वायर। तो हाफ एज इट इज, सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 637 गुना 10 की पावर कितना है भाई? -6 माइक्रोफैरड। और E0 कितना है बेटा? 100। तो ये हो गया 100 और इस सारे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा? 637 का आधा कर दो और 10 की पावर 6 में से 4 घटा दो। तो भाई 2 3 6 और 1 8 5 गुना में 10 की पावर -2, इतने जूल एनर्जी हमें मिलेगी। सही है। 2 3 1 8.5 10 की पावर -6 4 6 में 4 गए 2। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही हमने बाकी दोनों क्वेश्चन करने हैं। देखो जरा, ये तो था कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन। अब इससे उलट हम इंडक्टर पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ एक और दे रखा है। क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एक करंट है, करंट कैरिंग कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस, पहले तो जो गिवन है ना वो लिख लो। तो गिवन क्या है? 2 हेनरी। और वो कह रहा है कि इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है जब करंट की वैल्यू, करंट हमें दे रखा है 2 साइन T²। लो जी, करंट हमें दे दिया है, क्या वैल्यू दी बेटा? 2 साइन T²। और कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द करंट चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। जब करंट की वैल्यू 0 से 2 एम्पियर अगर चेंज कर दें तो हमारे पास बताओ कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें स्पेंट होगी। तो भाई सीधी सी बात है, करंट हमें दे रखा है, एल हमें दे रखा है, एनर्जी स्पेंट का फॉर्मूला एक किसमें? इंडक्टर की बात हो रही है। इंडक्टर के अंदर कितना होता है? हाफ LI²। और यहाँ करंट कहाँ से कहाँ बढ़ के गया है? 0 से 2 एम्पियर। तो करंट का नया वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? जो मैक्सिमम करंट होगा वो कितना हुआ भाई? I2 - I1 दैट इज इक्वल टू 2 - 0। तो कितना आ गया बेटा? 2 एम्पियर आ गया, क्योंकि उसने कहा है ना करंट में चेंज। तो चेंज कहां से हुआ है? 0 से 2 एम्पियर। इसका मतलब मैक्सिमम करंट कितना है? 2 एम्पियर है ना। सीधी सी बात है। एनर्जी एक इंडक्टर में ये होती है। इस फॉर्मूले का यहाँ पर ज्यादा कोई रोल नहीं है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो हाफ एल की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। आई मैक्सिमम एनर्जी को हम I0 लिख दें यहाँ पर। I0 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 को, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4।
तो एनर्जी कितनी आ गई बेटा इसकी 4 जूल। तो एक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर आई इस क्वेश्चन में वो आई 4 जूल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक ट्रांसमीटर है जो कि 1 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट हो रहा है। ट्रांसमीटर है ना, ट्रांसमीटर है 1 मेगाहर्ट्ज पर, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई 1 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का मतलब 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो गया। और कह रहा है ओसिलेटिंग सर्किट हैज अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दे रखा है भाई 200 पिको फैरेड। पिको का मतलब 10 की पावर -12 फैरेड, ये भी हो गया। और कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब वैल्यू निकालना। तो भाई ट्रांसमीटर की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस पर बेस्ड है, एलसी ऑसिलेशन पर बेस्ड है। और फॉर्मूला एक ये फ्रीक्वेंसी का और एल और सी का 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल सी। मुझे एल चाहिए, एल को एक तरफ कर दो तो क्या आ गया बेटा 1/4 पाई। एल ऊपर चला गया तो न्यू स्क्वायर और सी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, सी की वैल्यू भी दे रखी है, पाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने तुम्हें बोली थी कितनी वैल्यू रखनी है बेटा 9.1 होती है वैसे तो, पर हम अप्रोक्सीमेटली इसको 9 मान लेंगे। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 रख दो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ 10 की पावर 6 का स्क्वायर और सी की वैल्यू 200। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 4 गुणा में पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 और 10 की पावर 12, सी की वैल्यू 200, 200 का स्क्वायर 4 और 1 2 3 4 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 12 दूनी 24। इसको सोल्व कर लेना बेटा, ये तुम्हारा इंडक्टेंस दे देगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। अब दूसरी बात यहाँ से ध्यान से सुनो, कल है संडे और आपका काम क्या होगा, आपको यहाँ तक कहाँ तक एनर्जी स्टोर, जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है बेटा एनर्जी स्टोर जहाँ तक पढ़ाया है वहां तक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना बेटा तो ही बात बनेगी। और दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी हैं अल्टरनेटिंग करंट के वो पढ़ने हैं और वो भी यहाँ तक पढ़ने हैं। एवरेज पावर वगैरह के ऊपर या वाटलेस करंट के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे पहले का कोई क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है। जहाँ तक आपको न्यूमेरिकल के लिए बोला गया है वहाँ तक आपने करने हैं। और दूसरी बात, कोशिश करें कि आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं, बाकी बच्चे मुझे पता है तुम में से कुछ बच्चे हैं वो बुक में से एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, लेकिन आपको कॉपी नहीं करनी है बेटा। कोशिश करें कि आप खुद अपने हाथ से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। कोई कमी आती है, कोई गलती आप करते हो तो मेरे से पूछे। काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं प्रॉब्लम्स की, सर ये यहाँ गलती हो गई है, आंसर मैच नहीं कर रहा, क्या बात हो गई, हमें समझा दो ये क्वेश्चन। तो वो उस चीज़ का रिप्लाई भी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, खासकर जो A2 सेक्शंस हैं उनकी मैं बात करूँ तो बेटा A2 सेक्शन वाले बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें। 4-5 दिन हो गए लगातार मुझे न्यूमेरिकल करवाते हुए, तो इसका मेन कारण ये है कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आने वाले जो 3-4 टॉपिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस अभी हम रिपीट करेंगे इसी के अंदर आगे चल के। इन न्यूमेरिकल्स के बाद 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे जिनमें एवरेज पावर है और ट्रांसफॉर्मर है और वाटलेस करंट है, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको करने हैं। ठीक है बेटा, तो आपका संडे का काम ये रहेगा कि पहली काम तो आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है और दूसरा काम आपको जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, उनको आपको यहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है। मतलब एनर्जी स्टोर, एनर्जी डेंसिटी, एलसी ऑसिलेशन तक जो भी क्वेश्चन। अगर वाटलेस करंट या आपको ट्रांसफॉर्मर पर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप वहीं ड्रॉप कर दे, जब वो टॉपिक आएगा तब हम उस चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, ओके।